कोलंबिया के इलाके सेरेहोन में कोयले की कान में साइंटिस्ट और पैलियोंटोलॉजिस्ट की एक टीम जमीन की गहराई में खुदाई कर रही थी। क्योंकि ये कोयले की कान असल में 6 करोड़ साल पुराने रेन फॉरेस्ट की वजह से बनी थी, इसी वजह से वो लोग इसमें पुराने जमाने के पौधों और जानवरों के रिमेन्स तलाश कर रहे थे। ये जगह दुनिया से छुपे हुए एक मिस्टीरियस पास्ट का हिस्सा थी, जिसे जमीन ने अपनी लेयर्स के अंदर छुपा रखा था। खुदाई के दौरान एक्सपर्ट्स को चट्टानों की गहराई में से एक अजीब सी चीज मिलती है। जब उस पर से मिट्टी हटाई गई तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक हड्डी थी। किसी ने कहा ये क्रोकोडाइल की हड्डी है, कोई इसे कछुए की हड्डी कहने लगा तो कोई इसे पुराने दरख्त का तना मान रहा था। पर इसी हड्डी ने बाद में साइंस को एक ऐसी दुनिया की सैर कराई जहां अब तक का सबसे बड़ा सांप रहता था, टाइटनोबोआ। ये कोई आम सांप नहीं बल्कि आज के ग्रीन एनाकोंडा से 10 टाइम्स ज्यादा भारी और एक पैसेंजर बस से भी ज्यादा लंबा था। ये इतना भारी सांप था कि अगर ये जमीन पर रेंगना शुरू करे तो अपने ही वजन से मर जाए। तो आखिर फिर ये रेंगता कहाँ पर था? एक मामूली हड्डी ने एक्सपर्ट्स को अमेज़न के उस इतिहास में पहुंचा दिया जहां का नक्शा ही बिल्कुल अलग था। टाइटनोबोआ की इस जिसामत की असली वजह क्या थी, ये शिकार कैसे करता था और आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेज़न के जंगलात में इसकी बादशाहत का खात्मा हो गया। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, टाइटनोबोआ की दरियाफ्त कोई अचानक होने वाला वाकया नहीं था, बल्कि ये सिलसिला 1994 में शुरू हुआ। एक लोकल जियोलॉजिस्ट हेनरी गार्सिया ने सेरेहोन की कान में एक अजीबो गरीब चीज देखी जो किसी दरख्त की टहनी का हिस्सा मालूम होता था। उस वक्त किसी ने इस पर ज्यादा अटेंशन नहीं दी और इसे स्पेशल बॉक्स में डालकर रख दिया गया। तकरीबन एक दहाई बाद साल 2002 में एक और जियोलॉजिस्ट फेबियानी हेरेरा को भी यहाँ से वैसा ही एक फॉसिल मिला। इन जियोलॉजिस्ट का असल मकसद पेलियोसीन फ्लोरा पर रिसर्च करना था ताकि ये पता लगाया जा सके कि दुनिया के पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे दिखते थे। इस कहानी में असल मोड़ 2007 में आया जब इन फॉसिल्स को फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में पहुंचाया गया। वहां मालूम पड़ा कि ना ये दरख्त की टहनी है, ना इसका स्ट्रक्चर मगरमच्छ की रीढ़ की हड्डी से मैच करता है। पर जब उन्होंने इसकी बनावट को आज के एनाकोंडा और पाइथन की हड्डियों से कंपेयर किया तो हैरत की इंतहा ना थी। ये हड्डी एनाकोंडा की हड्डी से 3 गुना ज्यादा बड़ी और मोटी थी। इस मौके पर एक्सपर्ट्स ने इसे फौरन एक सांप की हड्डी के तौर पर पहचान लिया। आप खुद अंदाजा लगा लें, राइट साइड पर वो हड्डी है जो कोयले की कान से मिली थी और लेफ्ट साइड पर एनाकोंडा की रीढ़ की हड्डी। साइंस की दुनिया में साइज की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है और टाइटनोबोआ ने हर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एक्सपर्ट्स ने इस रीढ़ की हड्डी की मदद से सांप की लंबाई का अंदाजा लगाने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स का सहारा लिया। उन्होंने देखा कि सांपों में रीढ़ की हड्डी का साइज उनकी टोटल लंबाई के साथ बराबर का ताल्लुक रखता है। यानी सांप की रीढ़ की हड्डी का साइज बता सकता है कि सांप की टोटल लंबाई कितनी होगी। इन कैलकुलेशंस के जरिए मिलने वाली रीढ़ की हड्डी से सांप का जो साइज निकला वो 42 से 50 फीट था, यानी आज के एनाकोंडा से तकरीबन 2 टाइम्स ज्यादा। टाइटनोबोआ महज लंबा ही नहीं बल्कि उसकी मोटाई एक मोटे आदमी की कमर जितनी और उसकी जिसामत इतनी भारी थी कि वो एक सिडान गाड़ी जितना वजनी था, तकरीबन 1200 केजी या फिर एनाकोंडा से 10 टाइम्स ज्यादा भारी। 1.2 टन का वजन आज के किसी भी जमीनी सांप के लिए नामुमकिन वजन है। इस डिस्कवरी ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया, क्योंकि असल में ये था सांपों का बादशाह जिसे बाद में टाइटनोबोआ का नाम दिया गया। असली सवाल ये नहीं था कि वो कितना बड़ा है, बल्कि हैरानी की बात ये थी कि वो इतना बड़ा आखिर क्यों है। आज के सांप इतने बड़े क्यों नहीं होते? इसका जवाब छुपा है मौसम में। जी हाँ, सांप एक्टोथर्मिक यानी ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। इंसान अपना बदन गर्म रखने के लिए अंदर से गर्माइश पैदा कर सकता है, मगर सांप अपनी गर्मी के लिए माहौल के टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। बायोलॉजी का एक सिंपल असूल है कि माहौल जितना गर्म होगा, ठंडे खून वाले जानवर का मेटाबॉलिज्म उतना ही तेज चलेगा।
तेज मेटाबॉलिज्म का मतलब है ज्यादा ताकत, ज्यादा खाना हजम कर पाना, तेजी से बढ़ना और बड़े जिस्म को बर्दाश्त कर पाना। टाइटनोबोआ की डिस्कवरी ने एक्सपर्ट्स के सामने सिर्फ एक नया सांप ही नहीं बल्कि उस वक्त के मौसम का थर्मोमीटर भी पेश कर दिया। टाइटनोबोआ की ये जायंट बॉडी इस बात का जीता जागता सबूत थी कि 6 करोड़ साल पहले उस वक्त कोलंबिया के इस माहौल का टेम्परेचर आज से कहीं ज्यादा था। उस दौर में धरती का मौसम इतना गर्म था कि साल भर दिन रात हर वक्त टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता था। अगर एवरेज टेम्परेचर ही इतना ज्यादा था तो जाहिर है ह्यूमिडिटी भी इंतहा की होगी, इतनी कि शायद सांस लेना भी भारी लगे। ये एक ऐसा ढका हुआ जंगल था जो कभी ठंडा नहीं होता था। इस लगातार गर्मी ने टाइटनोबोआ को ये ताकत दी कि वो इतना बड़ा हो सके। आज का अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो हमें काफी नम और गर्म महसूस होता है, शायद टाइटनोबोआ के लिए बहुत ठंडा पड़ जाए। अगर वो आज जिंदा होता तो शायद इसी रेन फॉरेस्ट में जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि उसके इतने भारी जिस्म को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो सिर्फ उसी शदीद गर्मी में मिल सकती थी। अब जाहिर है इतने बड़े जिस्म को जिंदा रखने के लिए खाना भी उतना ही खाना होगा। यहाँ पर सवाल उठता है कि टाइटनोबोआ शिकार कैसे करता था? क्या ये हॉलीवुड फिल्मों के अजदहों की तरह जमीन पर तेजी से रेंगता हुआ अपने शिकार के पीछे भागता था? बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा और भारी जिस्म जमीन पर शिकार करना तो दूर की बात, इसका जमीन पर रेंगना ही काफी मुश्किल था। ग्रेविटी उसके वजन के खिलाफ काम करती थी, क्योंकि सांप जितना लंबा होगा वो जमीन से चिपक कर चलेगा। इसका मतलब है उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन। तहकीक से मालूम पड़ा कि टाइटनोबोआ बहुत सुस्त था, इसीलिए वो जमीन का नहीं बल्कि पानी का शिकारी था। ये बिल्कुल उसी तरह एक्ट करता था जैसे आज का मगरमच्छ करता है। वो अपना ज्यादातर वक्त दलदली पानी के अंदर गुजारता, क्योंकि पानी उसके भारी जिस्म को सहारा देता था और वो उसमें फ्लोट करके बोयंसी की मदद से अपने वजन को कम महसूस करता था और फुर्ती दिखा सकता था। गहरे दलदल वाले इलाके में वो घात लगाकर छुप जाया करता, सिर्फ उसकी आंखें और नाक पानी से बाहर दिखाई देती थी। वो एक एम्बुश प्रीडेटर था, यानी घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी। वो अपने शिकार के पीछे नहीं भागता था, बल्कि लंबे वक्त तक घात में ही इंतजार करता था। घंटों शायद दिनों तक वो बिना हिले झुले पानी में घात लगा सकता था। उसका जिस्म पानी के रंग में ऐसे कैमोफ्लाज हो जाता कि शिकार को उसकी मौजूदगी का एहसास तक ना होता। और जैसे ही जब कोई जानवर पानी पीने के लिए किनारे पर आता, टाइटनोबोआ बिजली की तेजी से उस पर वार करता था। साइंटिस्ट ने बायोमैकेनिकल मॉडल्स के जरिए अंदाजा लगाया है कि जब टाइटनोबोआ अपने शिकार को जकड़ता था तो वो लगभग 400 psi से भी ज्यादा प्रेशर डालता था। ये दबाव इतना ज्यादा है कि मान लें 2 अफ्रीकन हाथी आपके सीने पर लाकर खड़े कर दिए जाएं। टाइटनोबोआ अपने शिकार का दम टूटने का इंतजार नहीं करता था, बल्कि इतना प्रेशर सीधा उसकी हड्डियां तोड़ देता और ब्लड की सर्कुलेशन फौरन रुक जाती थी, यानी पलक झपकते ही शिकार का काम तमाम। लेकिन आखिर वो खाता क्या था? इतने देव जिस्म को जिंदा रखने के लिए उसे बहुत ज्यादा खाना चाहिए था। 6 करोड़ साल पहले के इस ट्रॉपिकल जंगल में टाइटनोबोआ का पसंदीदा खाना बड़े कछुए और पुराने जमाने के बड़े क्रोकोडाइल्स थे। जी हाँ, उस जमाने में ऐसी किस्म के कछुए भी मौजूद थे जिनका साइज 8 फुट से भी बड़ा था, यानी एक स्नूकर टेबल जितना बड़ा कछुआ। टाइटनोबोआ ऐसे कछुओं को अपने जबड़ों में जकड़कर उनके सख्त शेल को चीर सकता था। उसके दांत मछली पकड़ने के लिए डिजाइंड नहीं थे, बल्कि मोटी हड्डियां कुचलने के लिए बने थे। इसी तरह जो मगरमच्छ आज जंगल के तालाबों में खौफ का आलम बने हैं, उनसे बड़े मगरमच्छ उस दौर में टाइटनोबोआ का खाना हुआ करते थे। इन सब हकीकतों से जाहिर होता है कि टाइटनोबोआ अपने दौर में शिकारियों के भी शिकारी और अमेज़न के बेमिसाल बादशाह थे। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि जब इसकी मोटाई ही एक हेल्दी इंसान की कमर जितनी थी तो वो इतना बड़ा कछुआ कैसे खाता होगा। यहाँ आपको बताता चलूं कि सांपों की डिस्कवरी में सबसे बड़ी मुश्किल उनका स्कल यानी खोपड़ी ढूंढना होता है।
सांप का स्कल बहुत ही नाजुक हड्डियों से बना होता है जो मरने के बाद जल्दी टूट फूट जाती है। टाइटैनोबोआ की डिस्कवरी के पहले चंद सालों तक एक्सपर्ट्स के पास सिर्फ रीढ़ की हड्डियां थी, जिसकी वजह से वो इसके चेहरे और शिकार करने के तरीके का अंदाजा सही से नहीं लगा सकते थे। लेकिन फिर 2011 में एक इंटर्न जॉर्ज मोरिनो बेर्नल ने सेरिहून में टाइटैनोबोआ का स्कल ढूंढ निकाला। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम डिस्कवरी थी। इस स्कल ने साबित किया कि उसका जबड़ा एनाकोंडा की तरह डिसलोकेट हो सकता है, जिससे वो अपने सर से 3 गुना बड़ी चीज आसानी से निगल सकता था। उसके ब्रेन का साइज बहुत छोटा था, लेकिन उसके सेंसेस बहुत तेज थे। उसके पास पिट ऑर्गन्स थे जो दूसरे जानवरों के जिस्म की हीट को महसूस कर सकते थे, जिससे वो अंधेरे में भी शिकार कर सकता था। ये भी याद रखें कि पानी टाइटैनोबोआ के लिए सिर्फ शिकार का ही जरिया नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट था। इतना बड़ा जिस्म अगर पूरी तरह खुश्क जमीन पर रहता तो अपने ही वजन से दब जाता और उसके इंटरनल ऑर्गन्स फट जाते। पानी उसको सहारा देता था ताकि वो अपने बोझ को हल्का कर सके। यानी टाइटैनोबोआ की जिंदगी एक परफेक्ट बैलेंस में थी। गर्मी उसको ताकत देती थी और पानी उसका वजन कम रखता था। ये कुदरत का एक ऐसा अजूबा था जो अपने एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर वो इतना ही परफेक्ट था, इतना ताकतवर था और उसका कोई शिकारी दुश्मन भी नहीं था, तो आखिर जंगलात के ये बादशाह खत्म कैसे हुए? आज के दौर में वो हमें नजर क्यों नहीं आते? इसका जवाब बहुत ही सिंपल मगर काफी अफसोसनाक है। दुनिया बदल गई, लेकिन टाइटैनोबोआ खुद को उस तरह बदल ना सका। पेलियोसीन दौर के बाद जमीन का मौसम आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हुआ। हम इंसानों के लिए चंद डिग्रीज का ऊपर नीचे होना मामूली बात होती है, लेकिन एक ठंडे खून वाले अजदहे के लिए ये मौत का पैगाम था। जैसा कि आपने पहले जाना, टाइटैनोबोआ का मेटाबॉलिज्म माहौल की गर्मी पर डिपेंड करता था। जब ठंड बढ़ना शुरू हुई तो उसका मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ गया। उसका खाना हजम करने का प्रोसेस ज्यादा लंबा हो गया और उसकी ताकत कम होती गई। अब ना वो पहले जैसा फुर्तीला था और ना ही आसानी से शिकार दबोच सकता था। सिर्फ टेम्परेचर का कम होना ही नहीं, बल्कि यहाँ का पूरा इकोसिस्टम ही बदल गया। रेन फॉरेस्ट में जो दलदली इलाके टाइटैनोबोआ के रहने के लिए परफेक्ट थे, वो आहिस्ता आहिस्ता सूखने लग गए और दलदल कम होने लगी। और इस सब के साथ साथ ताबूत में आखिरी कील मैमल्स ने ठोक दिया। दुनिया में मैमल्स बढ़ना शुरू हो गए और जो शिकार पहले टाइटैनोबोआ का था, वो अब दूसरे जानवरों में डिवाइड हो गया। देखते ही देखते सब कुछ दुनिया के सबसे बड़े अजदहे के लिए कम पड़ गया। ना दलदल बची, ना गर्म मौसम और ना ही शिकार। सिर्फ चंद डिग्रीज ठंडे मौसम ने दुनिया के सबसे बड़े सांप को तारीख का हिस्सा बना कर रख दिया। उम्मीद है ज़ेन टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। सुनो, क्या तुम्हें पता है, नबूवत के शुरुआती दिनों में एक ऐसा वक्त भी आया जब रेवलेशन आनी बंद हो गई थी। आसमान खामोश हो गया था, कोई आयत नहीं, कोई पैगाम नहीं, और रसूलुल्लाह बहुत परेशान हो गए थे। ये बात समझ लो, खामोशी इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है। साइकोलॉजी कहती है जब कोई जवाब नहीं मिलता तो इंसान अपने आप को रिजेक्ट मान लेता है, और यही रसूलुल्लाह के साथ हो रहा था। इसी बीच मक्का के मुशरिकीन इस मौके की तलाश में बैठे थे। वो हंसने लगे, ताने मारने लगे, क्या हुआ मोहम्मद, अब क्यों नहीं आती वही? तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? ये मजाक नहीं था, ये मेंटल टॉर्चर था। और याद रखो, रसूलुल्लाह भी इंसान थे, उनका दिल भी था, उनकी सोच भी थी। फिलॉसफी कहती है सबसे मजबूत इंसान भी जब मीनिंग खो देता है तो टूटने लगता है। और एक पल के लिए एक इंसानी ख्याल दिल में आया, क्या अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है? ये कमजोरी नहीं थी, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस थी। और यहीं से अल्लाह बोलते हैं, डांट कर नहीं, इल्जाम काट कर नहीं, रहमत के साथ। वद्दुहा, कसम है दुहा की, सुबह की उस रोशनी की जो अंधेरी रात के बाद चुपचाप फैल जाती है। साइंस कहती है
सुबह की रोशनी ब्रेन में सेरोटोनिन बढ़ाती है जो होप पैदा करता है। अल्लाह मानो कह रहे हों, अंधेरा तुम पर हावी लग सकता है लेकिन वो परमानेंट नहीं है। वल्लैल इज़ा सजा, कसम है रात की जब वो ठहर जाती है सब कुछ साइलेंट हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है जब माइंड को कोई स्टिमुलस नहीं मिलता तो वो वर्स्ट कंक्लूजन बना लेता है। अल्लाह कह रहे हैं, हर खामोशी छोड़ दिए जाने की निशानी नहीं होती, कभी कभी खामोशी एक गहरी तैयारी होती है। माँ वद्दा का रब्बु का वमा कला, तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा नहीं है और नहीं वो नाराज हुआ है। ये आयत सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है मैं बेकार हूं, मैं भूल गया हूं। अल्लाह सीधा कह रहे हैं, तुम भूल नहीं गए हो, तुम प्रोसेस में हो। वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, जो आगे आने वाला है वो पीछे से बेहतर होगा। फिलॉसफी कहती है प्रेजेंट पेन कभी भी फाइनल ट्रूथ नहीं होता। अल्लाह कह रहे हैं, आज का अंधेरा तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। वलसौफ योती का रब्बु का फतरदा, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम खुद कहोगे अब दिल भर गया। साइंस बताती है ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी से नहीं ट्रस्ट से हील होता है, इसीलिए अल्लाह डिटेल नहीं देते, फिर अल्लाह पीछे की जिंदगी याद दिलाते हैं। सुनो इंसान, तुम सोचते हो कि साइंस सब कुछ समझ चुकी है, पर असल में साइंस अल्लाह की मैथ का एक छोटा सा हिस्सा भर है। कुरान कहता है हमने हर चीज को माप और तौल के साथ पैदा किया। सूरह अल कमार 54:49, यानी इस ब्रह्मांड का हर एटम, हर फोटोन, हर हार्ट बीट एक डिवाइन इक्वेशन के अंदर ब्रीदिंग कर रहा है। सूरह अल फातिहा 7 आयतें, 7 सबसे अधिक बार दोहराया जाने वाला दिव्य निरंतर, 7 आसमान, 7 जमीनें, 7 परतें, 7 रंग, 7 एनर्जी लेवल्स इन क्वांटम शेल्स। क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर यह वही डाइवाइन सिमेट्री है जो हर आयाम को बांध कर रखती है? सूरज अपनी ऑर्बिट में 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमता है और कुरान ने कहा सूरज अपने ठहराव की जगह की ओर बढ़ता जा रहा है। सूरह यासीन 36:38। नासा आज कहती है सन एक गैलेक्टिक पाथ पर मूव कर रहा है, यानी कुरान ने वो बताया था जो टेलीस्कोप ने 1400 साल बाद देखा। चांद 27.3 दिन में धरती के चारों ओर घूमता है और धरती की ग्रेविटी के बिना वो खो जाता। कुरान कहता है हमने रात और दिन को निशानी बनाया और चांद को रोशनी। सूरह यूनुस 10:5। कुरान यहाँ लाइट सोर्स और रिफ्लेक्टेड लाइट में फर्क दिखाता है जो मॉडर्न फिजिक्स ने बहुत बाद में समझा। साइंस कहती है पानी कॉमेट से आया, कुरान कहता है हमने पानी से हर जीवित चीज बनाई। सूरह अल अनबिया 21:30। मतलब लाइफ का कोड H2O से शुरू होता है और वहीं खत्म होता है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं, यह डिवाइन केमिस्ट्री है। और आयरन वो धरती की मिट्टी से नहीं आसमान से उतरा, और हमने लोहा उतारा जिसमें बड़ी ताकत है। सूरह अल हदीद 57:25। नासा कहती है आयरन मीटियोराइट्स से आया, तो क्या यह भी वही उतरना है जिसका जिक्र कुरान में है? अब सुनो वो रहस्य जो तुमसे छिपा है। हर तारा जब मरता है तो सुपरनोवा बनता है और उसी ब्लास्ट में जन्म लेते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। यानी तुम्हारे हाथ की अंगूठी में जो सोना है वो कभी किसी तारे का दिल था। साइंस आज डार्क मैटर और डार्क एनर्जी खोज रही है। कुरान कहता है वो है जिसने 7 आसमान बनाए और तुम उनमें कोई तिरछापन नहीं देखोगे। सूरह अल मुल्क 67:3। यानी बैलेंस एक अनसीन फोर्स में छिपा है जो सब कुछ थामे हुए हैं। वो डार्क एनर्जी नहीं, डिवाइन एनर्जी है। इंसान कहता है मैं सब जानता हूं, पर कुरान कहता है तुम्हें बहुत थोड़ी जानकारी दी गई है। सूरह अल इसरा 17:85। मतलब हम बस उस इन्फिनिट कोड का एक डिजिट हैं। क्या आपको इल्म है कि इंसानी जिस्म में दिल और फेफड़े ऐसा आज़ा हैं जो कभी आराम नहीं करते? चिवंटी ऐसा कीड़ा है जो कभी अकेला नहीं रहता। शहद ऐसी गज़ा है जो हजारों साल भी खराब नहीं होती। घोड़ा ऐसा जानवर है जो कभी लेटकर नहीं सोता। मछली वो जानदार है जो कभी आंख नहीं बंद करती। हाथी ऐसा जानवर है जो कभी छलांग नहीं मारता। अंटार्कटिका वो वाहिद बराज़म है जहाँ सांप नहीं होते। सोना वो धात है जिसे जंग नहीं लगता। क्या आपको पता है
दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां कभी बारिश नहीं हुई। चिले देश का एटाकामा डेजर्ट इतना सूखा इलाका है कि यहां सैकड़ों साल तक एक बूंद पानी नहीं गिरा। वैज्ञानिक कहते हैं यहां की मिट्टी में जीवन के निशान तक नहीं मिलते। इसीलिए एटाकामा डेजर्ट को धरती की सबसे सूखी जगह माना जाता है। जीन्स की पैंट में वो छोटी जेब आखिर क्यों होती है? हम में से अक्सर लोग रोजाना जीन्स की पैंट पहनते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि जीन्स की दाएं जानिब बनी वो छोटी सी जेब आखिर किस मकसद के लिए बनाई गई थी। बज़ाहिर ना तो इसकी कोई खास खूबसूरती नजर आती है और ना ही आज के दौर में इसका कोई अमली इस्तेमाल दिखाई देता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसे बनाया ही क्यों गया? इस छोटी जेब के बारे में तारीख में दो मशहूर नजरियात पाए जाते हैं। पहली थ्योरी हमें 18वीं सदी के आगाज में ले है, जब कानकुन मादनियात की कानों में काम किया करते थे। उस जमाने में लोग वक्त देखने के लिए छोटी घड़ी, जिसे पॉकेट वॉच कहा जाता है, अपनी पैंट की जेब में रखते थे। मगर सख्त काम के दौरान वो घड़ियां अक्सर टूट जाया करती थी। इस मसले के हल के लिए जीन्स बनाने वाली कंपनियों ने एक अलग, मजबूत और तंग जेब मुतारफ करवाई ताकि घड़ी महफूज रह सके। दूसरी थ्योरी का ताल्लुक काउबॉयज से है। चरवाहे भी अपनी पॉकेट वॉच जेब में रखते थे, जो सवारी और काम के दौरान टूट जाती थी। कंपनियों ने उनके लिए भी यही हल निकाला और ये छोटी जेब खास तौर पर घड़ी रखने के लिए बनाई गई। चूंकि ये जेब छोटी है और दबाव में रहती है, इसलिए अक्सर फट जाती है। तब कंपनियों ने जेब के कोनों पर धाती बटन लगाना शुरू किए, जिनसे न सिर्फ जेब मजबूत हुई बल्कि यही बटन आगे चलकर जीन्स की पहचान बन गए। अब बताइए कि आपको इस छोटी सी जेब का असल मकसद मालूम था? कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लें। जब पहली बार माइकल फैराडे ने एक कॉइल के पास चुंबक को आगे पीछे हिलाया था तो उस तार में करंट पैदा होने लगा। इस चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया और यही से एसी करंट की नींव पड़ी थी। फैराडे ने सिद्धांत तो दे दिया था, लेकिन एसी करंट को रियल लाइफ में लाने का काम निकोला टेस्ला ने किया था। टेस्ला ने एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर और मोटर बनाकर दिखाया कि एसी करंट से बिजली को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भेजा जा सकता है, जबकि डीसी करंट जो थॉमस एडिसन का था वो सिर्फ थोड़ी दूरी तक ही जा पाता था। उस समय डीसी करंट का राज चलता था, इसलिए एडिसन ने टेस्ला को बदनाम कर दिया था, क्योंकि एडिसन को डर था कि अगर एसी करंट सफल हो गया तो उसका डीसी बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सरकार और वैज्ञानिकों को समझ में आ गया कि एसी करंट का ही भविष्य होने वाला है। मौत अंत नहीं है, ये सिर्फ एक दरवाजा है जिसके उस पार एक ऐसी दुनिया है जहां न घड़ी चलती है, न सूरज उगता है और न ही इंसान झूठ बोल सकता है। कुरान इसे बरज़ख कहता है, एक ऐसी हकीकत जो इस दुनिया और आखिरत के बीच खड़ी है। उनके सामने एक बरज़ख है, कयामत के दिन तक इंसान सीधा जन्नत या जहन्नम में नहीं जाता, वो जाता है एक इंटरमीडिएट रियलिटी में। साइकोलॉजी कहती है कॉन्शियसनेस कभी अचानक खत्म नहीं होती। नियर डेथ एक्सपीरियंस लोग बताते हैं शरीर से बाहर देखने का अनुभव, तेज रोशनी, पूरी जिंदगी का रिव्यू। साइकोलॉजी इसे मेमोरी प्लस कॉन्शियसनेस कहती है। इस्लाम इसे रूह का जाग जाना कहता है। बरज़ख में इंसान का झूठा ईगो मर चुका होता है, अब सिर्फ सच्ची सेल्फ बचती है। यही वजह है कि कब्र में सवाल होते हैं, तुम्हारा रब कौन है? क्योंकि वहां अभिनय नहीं चलता। साइंस मानता है टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी कहती है टाइम ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तो सोचो, अगर दुनिया में ही टाइम रिलेटिव है तो बरज़ख में टाइम कैसे होगा? यही वजह है कि कोई 1000 साल सोकर उठे तो उसे लगे बस थोड़ी देर हुई। लोग कहेंगे हम एक दिन या आधा दिन रहे। बरज़ख में घड़ी नहीं, कॉन्शियसनेस चलती है। फिलॉसफी का नजरिया, प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों मानते थे सोल बॉडी से अलग एंटिटी है। इस्लाम इससे एक कदम आगे जाता है, बॉडी मरती है, सोल नहीं मरती। फिलॉसफी पूछती है अगर इंसान सिर्फ शरीर है तो कॉन्शियंस कहां से आई? राइट रॉन्ग की समझ कहां से आई? इस्लाम जवाब देता है यह रूह की आवाज है और बरज़ख वही जगह है जहां यह आवाज पूरी तरह जाग जाती है। सूफिज्म कहता है इंसान मरने से पहले भी मर सकता है, यानी जो ईगो, लस्ट, ग्रीड, फियर से मर गया उसके लिए बरज़ख डर नहीं बल्कि विसाल, यूनियन है। इमाम गजाली कहते हैं मौत कोई नई चीज नहीं लाती, बस पर्दा हटा देती है। सूफी बिलीफ, नेक रूहें बरज़ख में रोशनी, सुकून और जिक्र में रहती हैं। गुनहगार रूहें अपने ही कर्मों की आग में, यानी बरज़ख कोई पनिशमेंट रूम नहीं, यह ट्रूथ रिवील रूम है। अजाब या रहमत, गिल्ट प्लस रिग्रेट इक्वल्स सफरिंग। इस्लाम कहता है
सोल का अपने सच से टकराना। जिस दिन आंख बंद होगी उस दिन कैमरा ऑन होगा। बरज़ख में फॉलोअर्स नहीं होंगे, फिल्टर नहीं होंगे, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। सिर्फ 3 चीजें बोलेंगी, तुम्हारा ईमान, तुम्हारे अमल, तुम्हारा इखलास। दुनिया रिहर्सल है, बरज़ख प्रीव्यू और आखिरत फाइनल रिजल्ट।